हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों 30 डेज़ हार्ड चैलेंज चल रहा है, जिसमें 30 डेज़ में यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। तो जो हमारा नई सीरीज़ चल रही थी जिसमें करंट अफेयर्स जो है वो हम कंप्लीट करा रहे थे ईद आई दृष्टि से। ठीक है, तो आई दृष्टि से इससे पहले 2 लेक्चर्स जो है वो मेरे हो चुके हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो वो जाके कर लेना। ठीक है, तो ये जो है आई दृष्टि अपडेटेड वर्जन है, जिसमें अक्टूबर और नवंबर का करंट अफेयर्स जो है हम कंप्लीट कर रहे हैं। 2 लेक्चर इससे पहले हो गए हैं, वो जाके देख लेना। ठीक है, तो 2 लेक्चर्स में हमने 2 टॉपिक जो है, एक आर्थिक जो हमने इससे पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, उससे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य, ये दोनों परिदृश्य हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसमें जो है हम कवर करने वाले हैं आर्थिक परिदृश्य। तो एक ही वीडियो होगी, पूरी आर्थिक परिदृश्य पूरा कंप्लीट कर लेंगे, एक एक वीडियो पकड़ के चलेंगे। और 2 या 3 वीडियो अगली आने वाली हैं, उसमें ये है पूरा जून, अक्टूबर और नवंबर की करंट अफेयर्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो 2 मंथ की हमारी कंप्लीट हो जाएगी, हो सकता है आज ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आर्थिक परिदृश्य में भी वही चीज़ होगी जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये 1 घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो भी होगी, तो आप देखना ज़रा सही से। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है, आपने कमेंट करा था कि इसकी पीडीएफ देने के लिए, तो इसकी पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है न्यू, उस पर डाल दी है। ठीक है, उस पर डाल दी है, तो वहाँ जाके आप पीडीएफ ले लेना। मैं नीचे लिंक दे दूँगा पीडीएफ का लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम का चैनल का नाम है विकास राजपूत ऑफिशियल। ठीक है, तो जो डालोगे विकास राजपूत ऑफिशियल तो आपको टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। बाकी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आर्थिक परिदृश्य में बात करते हैं राजकोषीय घटनाक्रम की। तो एक स्कीम आई थी पैन 2.0 या फिर पैन 2.0 परियोजना। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलो एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ठीक है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर बोलते हैं, कैबिनेट CCEA। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, पहले ये बात पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री। ठीक है, इनके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, बस इतना इंपॉर्टेंट है। अब ये स्कीम के बारे में देख लेते हैं, क्या है ये स्कीम। तो ये स्कीम किस लिए है कि पैन 2.0 परियोजना एक उन्नत और आधुनिक तकनीकी पहल है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, स्थानीय डिजिटल पहचान को सरल, सुरक्षित और प्रभावी बनाते हुए करदाता पंजीकरण सेवाओं की व्यावसायिक प्रक्रिया का तकनीकी रूप से सुधार करना। तो जो भी पैन से परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है, उससे रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं उसको सुधार लाना। ठीक है, टैक्स जो देते हैं, टैक्स सेवाओं से रिलेटेड जो भी सुधार है उसमें सुधार लेके आना। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, जैसे पैन को पंजीकरण करना, ठीक है, सरल सुरक्षित करना, डिजिटल पहचान को सरल सुरक्षित करना, अधिक प्रभावी बनाना। तो ये सब क्या है, पैन 2.0 की जो है स्कीम की उद्देश्य है। अब इसका मुख्य उद्देश्य यह है डिजिटलीकरण। ठीक है, तो जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिजिटलाइजेशन। ठीक है, सुरक्षा सुविधा एकीकरण। तो क्या है डिजिटलीकरण का मतलब ये है, डिजिटलाइजेशन का मतलब ये है कागजी कार्यों को ख़त्म करना और सभी पैन संबंधित सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्ध कराना। तो कागजी कार्य भाई सब खत्म होगा। सुरक्षा, डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा को बढ़ावा देना, प्राइवेसी एक तरह से उसको बढ़ावा देना, सुविधा, व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना, और पैन को अन्य डिजिटल पहचान प्रणालियों जैसे आधार और बैंक खातों के साथ जोड़ना। इसका ये उद्देश्य है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया बस। यहाँ भी इसको, अब एक चीज़ और है, FCI के बारे में बात की जा रही है। तो FCI के ये डेटा बिल्कुल बेकार है, इसकी ज़रूरत नहीं है। बट FCI के क्या माने ज़रूरत है, यहाँ पर ये देखो FCI क्या है। FCI 1965 में इसका गठन हुआ, FCI का। ठीक है, खाद्य निगम अधिनियम 1964 से के तहत 1965 में FCI का गठन हुआ। बस इतना याद रखना है बस। ठीक है, कभी कभी मैचिंग आ जाती है। अब इम्पोर्टेंट जो है वहाँ पर हम आ जाते हैं। एक कार्ड आया है, एक चीज़ आई है, आयुष्मान वय वंदना कार्ड। तो यहाँ पर देखो
29 अक्टूबर 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धन्वंतरी जयंती, तो धन्वंतरी जयंती और नवे आयुर्वेदिक दिवस, तो यहाँ पर नवा आयुर्वेदिक दिवस कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर। ठीक है, तो 29 अक्टूबर को आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठीक, 29 अक्टूबर क्या है? आयुर्वेदिक दिवस। क्यों? क्योंकि धन्वंतरी जयंती यहाँ पर। ठीक है, तो धन्वंतरी जयंती कब मनाई जाती है? 29 अक्टूबर को धन्वंतरी जयंती मनाई जाती। उस अवसर पर क्या हुआ? आयुष्मान वय वंदना कार्ड का शुभारंभ किया गया। ठीक है जी। इस परियोजना का उद्देश्य है देश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और आयुर्वेद व आधुनिक चिकित्सा के बीच समन्वय स्थापित करना। तो सीधी सीधी बात यह है कि एक तरह से इसको आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देना, उसका विस्तार करना, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, साथ ही साथ जो आयुर्वेद है और उसके साथ में जो एलोपैथिक जिसे बोलते हैं, एलोपैथी के साथ में जो आधुनिक चिकित्सा है उसके साथ में कॉपरेशन स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना। ठीक है जी। चलो, अच्छा, आयुष्मान वय वंदना कार्ड, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम जय जिसे बोलते हैं, जिसे 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ किया गया था, के तहत प्रस्तुत किया गया। तो ये किसके अंडर आती है? आयुष्मान वय वंदना कार्ड किसके अंदर आता है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है इसका आता है। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब आई गई थी? 2018 में। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है मैच के द्वारा कि कौन कौन सी स्कीम जो है कब आई। अब इसका क्या है? ये कार्ड 70 या उससे अधिक वर्ष आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ठीक है, तो 70 या फिर 70 से अधिक जिसकी एज हो गई है वरिष्ठ नागरिकों की, उसके लिए उसकी आर्थिक आय और आर्थिक स्थिति के बावजूद, उनकी आर्थिक आय क्या है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं है, मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान करना है। तो मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा को प्रदान करना है। ठीक है जी। यहाँ लिखा पड़ा है सीधे सीधे उनकी आय या आर्थिक स्थिति के बावजूद, आय कैसी है, आर्थिक स्थिति क्या है उससे मतलब नहीं है, बट 70 से ऊपर होना चाहिए। यह है जो पहल है वरिष्ठ नागरिकों हेतु सस्ते और सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। तो क्या है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं या फिर सेवाएं को सुनिश्चित करना है इसका उद्देश्य। इसके माध्यम से क्या होगा? 70 या उससे अधिक, 70 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक 5 लाख, क्या है? 5 लाख का वार्षिक कवरेज प्राप्त करेंगे। तो 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है ईयरली जो है कोई भी 70 या 70 से ऊपर के एज के हैं वो इससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गई? स्कीम याद रख लो, क्या है? आयुष्मान वय वंदना कार्ड इंपॉर्टेंट है, बनाना जरूरी है। इससे क्या होगा कि कोई भी जो 70 साल से ऊपर बुजुर्ग है वो किसी भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा, उसका इलाज फ्री में होने वाला है 5 लाख तक का। चलो, इंपॉर्टेंट था जो चीज़ हमने बता दी। एक चीज़ और है, पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जिसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, भारत का मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक हुआ। 700 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक हुआ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हुआ, कितना हो गया? 704, याद रखो, मोटा मोटा 704 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। ठीक है, और ये इसको पार करने वाला, ठीक है, 700 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक आंकड़े को पार करने वाला यह भारत जो है चौथा देश बन गया विश्व का। तो याद रखना कौन सा देश है? चौथा, फोर्थ कंट्री है, चौथा देश बन गया है। इससे पहले कौन कौन से हैं? इससे पहले 3 देश और हैं, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड। ठीक है, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड हैं। ठीक है जी, समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो यहाँ देख लेते हैं, कंपेयर अगर मैं बात करूँ तो अगर पूछे कि भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार कुछ विगत वर्षों में कम हुआ है, नहीं, बढ़ा है, तो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये देखो मैंने
यहाँ रख रखा है, ये बड़ा है। तो 2024 में कितना 704, उससे पहले 21 में 605, 20 में 501 और आपका 17 में 400। तो ऐसे ऐसे करके बढ़ता गया है। ठीक है जी, समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, यूपीएससी में भी ऐसे ही पूछता है। चलो, और दोस्तों अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, यही 2 रिक्वेस्ट है, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही बहुत है। आप सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए। चलो, भारत का विदेशी ऋण, ठीक है, विदेशी ऋण जून अंत 2024 तक क्या है? ठीक है, एक्सटर्नल डेट। तो एक्सटर्नल डेट जो है तिमाही आंकड़ों के जारी किए गए हैं। अब इसमें क्या है, जून अंत तक 2024 में भारत का विदेशी ऋण 682 बिलियन डॉलर है, 682 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, तो मार्च में क्या था, मार्च के अंत तक था 13.3 बिलियन यूएस डॉलर अधिक हो गया। मतलब मार्च के अंत तक की तुलना में, मार्च 2024 की तुलना में 13.3 बिलियन यूएस डॉलर अधिक है। ठीक है जी, यहाँ देखो जीडीपी, और जैसे कहते हैं जीडीपी टू एक्सटर्नल डेट रेशियो जैसे बोलते हैं। ठीक है, जीडीपी, जैसे जीडीपी अपॉन जीडीपी की अपेक्षा में, जीडीपी के कंपैरिजन में जो एक्सटर्नल डेट है उसका अनुपात जो है वो 18% हो गया है। ठीक है, घटकर 24 में 18% हो गया है। पहले था 18.9, 18.8 हो गया है। 0.1% जो है वो कम हुआ है टैक्स टू जीडीपी के रेशियो में। अगर मैं बात करूँ जीडीपी का, जो एक्सटर्नल डेट है जीडीपी का 18.8% हो गया है। समझ में आ गई। चलो, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही पढ़ने हैं। अच्छा, जो डेट है, जो ऋण है, विदेशी ऋण है, ये देखिए यहाँ लिखा पड़ा ना, एक्सटर्नल डेट है, विदेशी ऋण है, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी अमेरिकन डॉलर की, यूएस डॉलर की है, जो कि 54 ठीक है जी 54.6% है। 54.6% यूएस डॉलर जो है अमेरिकन यूएस डॉलर है। उसके बाद भारतीय रुपया है 31%, फिर जापानी येन है, फिर एसडीआर है, फिर है यूरो। तो ये हमें क्या कभी कभी पूछ लेता है कि ऋण के मामले में कभी कभी पूछ लेता है क्रम बढ़ते हुए या फिर घटते हुए। तो ये जरूर बना लेना, देखो ऐसे कि भाई आपका यूएस डॉलर, उसके बाद क्या है रुपया, उसके बाद क्या है, ठीक है, येन, उसके बाद क्या है एसडीआर, उसके बाद है यूरो। ठीक है, तो ये क्रम याद रख लेना, पूछ लेता है तो सबसे कम यूरो है और सबसे ज़्यादा यूएस डॉलर है। ठीक है, तो ये पूछ लेता है। चलो, और 33% हिस्सेदारी जो है ऋण की है, लोन्स की है। समझे। चलो, इंपॉर्टेंट इतना ही था, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं श्रमिकों हेतु न्यूनतम वेतन दर में वृद्धि। अब इसमें क्या है कि जो श्रमिक हैं उनकी जो मिनिमम वेज है, मिनिमम वेज रेट है, उसमें वृद्धि हुई है। ठीक है जी, उनकी मिनिमम वेज में वृद्धि हुई है। अब क्या है इसमें कितनी वृद्धि हुई है ये थोड़ा देख लेना, बाकी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो न्यूनतम मजदूरी दरों को कौशल स्किल लेवल के आधार पर, ठीक है जी, स्किल लेवल के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उसका क्या है, डिवाइड की गई है किस किस में, अनस्किल्ड यानी कि अकुशल, सेमी स्किल्ड यानी कि अर्धकुशल, फिर आता है कुशल स्किल्ड लेबर। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट आता है अत्यधिक कुशल, हाईली स्किल्ड। तो मजदूर जो न्यूनतम मजदूरी दरों को 3 तरीके से, 3 कह दो 4 तरीके से हमें डिवाइड किया गया है, या फिर अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड। उसी हिसाब से जो है इसकी वेजेस को डिसाइड किया गया है। ठीक है जी, तो क्या क्या है, अकुशल यानी कि अनस्किल्ड लेबर, जैसे निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन हो गया,
स्वीपिंग हो गया, सफाई हो गया, शोधन क्लीनिंग, ठीक है, माल लादने तथा उतारने, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग, उसके लिए जो है कैटेगरी ए है, उसकी मजदूरी क्या है 783 रुपये प्रतिदिन, ठीक है, 783 रुपये प्रतिदिन रखी गई है प्रतिदिन, और 20,358 रुपये प्रति माह, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अर्ध स्किल्ड यानी कि अर्ध कुशल जो है यानी कि सेमी स्किल्ड, उसके लिए 868 प्रतिदिन और 22,568 रुपये प्रति माह। इसके अलावा कुशल यानी कि स्किल्ड जो है कर्मी, जैसे लिपिक हो गया, बिना हथियार वाले चौकीदार या फिर प्रहरी, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी दर 954 रुपये प्रतिदिन या फिर 24,804 रुपये प्रति माह रखा गया है। और अत्यधिक कुशल यानी कि जो हाईली स्किल्ड हो गए और या फिर हथियार के साथ चौकीदार या प्रहरी, उनकी जो है 1,035 रुपये, कितनी 1,035 रुपये प्रतिदिन और 26,910 रुपये प्रति माह रखी गई है। तो बस एक बार नज़र डाल लेनी है, ज़्यादा इतना जोर नहीं देना है, कि नहीं याद हो रहा तो कोई बात नहीं छोड़ देना, बट देख लेना है एक बार, ठीक है। अगला है दोस्तों, अगली देखो यहाँ पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, ठीक है। ये एक स्कीम जो है 27 सितंबर 2014 को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर जो है लॉन्च की गई। तो विश्व पर्यटन दिवस पहला तो याद रखना है, कब है 27 सितंबर, क्या है 27 सितंबर, इंपॉर्टेंट है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है। विश्व पर्यटन दिवस 2 बार देख लेंगे, 27 सितंबर, ठीक है। किसने, भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय लॉन्च की, ठीक है। क्या है, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नाम की एक राष्ट्रीय उत्तरदायी पर्यटन पहल की शुरुआत की, ठीक है, एक पहल की शुरुआत की। इसमें क्या है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा 50 पर्यटन स्थलों पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी की शुरुआत की गई। तो कितने, 50, याद रखो, पूछ लेता है कि कितने पर्यटन स्थलों पर, 50 पर्यटन स्थलों पर, ठीक है जी। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है सभी का स्वागत करना, ठीक है, ताकि अतुल्य भारतीयों के माध्यम से अतुल्य भारत का अनुभव कर सके, जिससे भारत में आने वाले पर्यटन हेतु अधिक स्वागत योग्य, अतिथि योग्य और यादगार अनुभव बना सके। तो जो पर्यटक आएंगे, बाहर से आएंगे, उनको सबको एक तरह से एक अतुल्य भारतीय के माध्यम से अतुल्य भारत का अनुभव करा सकें, सही है ना। तो ये बेसिकली ये है कि जो पर्यटन को बढ़ावा दे सकें, हमारे यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा दे सकें, ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले इसी के विजन को देखते हुए भविष्य में पहले मतलब क्या था, पर्यटन मंत्रालय ने कुछ, ठीक है, 6 पर्यटन, जैसे कुछ नहीं 6 पर्यटन स्थलों पर पर्यटन मित्र पर्यटन दीदी को ठीक है, प्रायोगिक आधार पर आरंभ किया था। समझ में आ रही है। तो जब अब 60 लेके आए हैं, कितने आए हैं, ठीक है, आपका अब लेके आए 50 पर्यटन स्थलों पर लागू किया है। पहले, इससे पहले जो है 6 पर्यटन स्थलों पर पहले ही लागू कर दिया गया था, जिससे कि क्या चेक कर सकें प्रैक्टिकली बेसिस पर, जिससे कि वो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट बेसिस पर लागू किया गया था 6 पर्यटन स्थलों पर। अब 6 से बढ़ाकर इससे 50 कर दिया गया है, समझ रहे हो। 6 पर इसलिए करा गया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि हाँ ये काम करेगा ये नहीं, तो अच्छा काम किया। तो ये जो 6 इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। 6 जहां पर प्रयोग किया गया था वो है आपके ओरछा मध्य प्रदेश, गंडी कोटा आपका आंध्र प्रदेश, बोध गया बिहार, आइजोल मिजोरम, जोधपुर राजस्थान, श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार। तो ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा 6 पर्यटन स्थलों या फिर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी स्थलों में से नहीं है। तो एक बार 2 बार इसको पढ़ लेंगे। ओरछा मध्य प्रदेश, गंडीकोटा आंध्र प्रदेश, बोध गया, ठीक है, बोध गया तुम याद कर लोगे, आइजोल मिजोरम ये भी याद रख लोगे, जोधपुर भी याद रख लोगे, श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार, ठीक है। ये सब सिंपल है, याद कर लोगे, 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है जी। अब आते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, आने वाले पर्यटकों को अनुभव को बेहतर बनाना,
इस पहल के तहत क्या होगा कि ऐसे लोगों को तैयार किया जाएगा जो पर्यटन हेतु पर्यटक अनुकूल राजदूत और कहानीकार के रूप में कार्य कर सकें। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे क्या है गाइड्स होते हैं, तो ऐसे ही क्या है गाइड्स तैयार किए जाएंगे, ऐसे ही कहानीकार तैयार किए जाएंगे, पर्यटक अनुकूल राजदूत तैयार किए जाएंगे जो कि उस चीज़ को बढ़ावा दे सकें, एज अ क्या पर्यटक मित्र बन सके, पर्यटक मित्र या फिर पर्यटक दीदी बन सके। समझ रहे हो? तो जो वहाँ का कल्चर, वहाँ के बारे में बता सकें, ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको तैयार किया जाएगा इन फ्यूचर। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से लोग आएंगे? जैसे स्थानीय गाइड हो सकते हैं, टैक्सी चालक हो सकते हैं, होटल स्टाफ हो सकता है, दुकानदार हो सकता है, स्ट्रीट वेंडर्स, छात्र, ये सब इसमें आ सकते हैं। इनको क्या होगा? ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, उन व्यक्ति हेतु पर्यटन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा जो पर्यटन के साथ साथ प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आते हैं। जो लोग वहाँ पर संपर्क में, पर्यटनों के संपर्क में आते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ देखो, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची। अब क्या है? डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, DSIB। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। किसने जारी की? ये जारी की RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक। ठीक है जी, तो इसमें कौन कौन सी जारी करने पे कौन कौन सी बैंक जिस इस लिस्ट में है वो है SBI, HDFC और ICICI। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि 3 बैंक्स जो है इनमें लिस्ट में है। इसमें पूछ लेता है कौन सी बैंक जो है प्रणालीगत महत्वपूर्ण, ठीक है, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों में नहीं है। तो सीधे सीधे कौन कौन सी लिस्ट है? SBI, HDFC और ICICI। ठीक है जी, चलो आगे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट था जो मैंने बता दिया। भारत की अक्षय ऊर्जा 200 गीगावाट के पार हो गई है। अक्षय ऊर्जा जो है 200 गीगावाट के पार हो गई है। तो ये जो है किसने लॉन्च की है, किसने जारी किया है इस डेटा को? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने, रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय ने। ठीक है, नवीन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने। ठीक है जी, इसने लॉन्च की है। तो इसमें यह कहा है कि देश की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट के आंकड़े को पार करने के साथ ही अक्षय ऊर्जा यात्रा में एक मील का पत्थर हासिल कर लिया है। तो पहली बार जो है अक्षय ऊर्जा क्षमता जो है 200 गीगावाट के पार हो गई ही है। ठीक है जी, चलो तो 2024 में देश में कुल अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली उत्पाद जो है क्षमता जो है 203 गीगावाट हो गई है। समझो गई? विगत वर्ष में भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में कितना 24.2 गीगावाट यानी कि 13.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी परसेंट की? 13.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट बस इतना ही है। और अब जो है कुल मिला के कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है लगभग 452 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें से अक्षय ऊर्जा कितनी है 200 पार हो गई है और टोटल जो हो गई है 452 गीगावाट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है, ये इम्पोर्टेंट है, उसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यहाँ इम्पोर्टेंट है। अक्षय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता 203 हो गई है। ठीक है, में कई तरह के नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन योगदान करते हैं। अब इसमें 203 में कौन कौन से जो है किस किस का ज़्यादा योगदान है? तो सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। किसमें? सौर ऊर्जा 92.12 गीगावाट है सबसे अधिक। तो यहाँ ये मैचिंग कभी कभी ऐसे पूछ लेता है सबसे कम सबसे ज़्यादा, तो पहले ये ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है इसमें सौर ऊर्जा, फिर पवन, ठीक है, उसके बाद है बृहद जल विद्युत परियोजना,
फिर उसके बाद लघु जल विद्युत परियोजना, उसके बाद बायो और बायोमास और या फिर बायोगैस या फिर बायोमास जैव शक्ति योजना, जैव शक्ति जो होता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं पूछूँ कि सबसे ज़्यादा कौन सी है? सौर ऊर्जा। सबसे कम कौन सी है? बायोमास। तो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सबसे कम कौन सी है? बायोमास। ठीक है, तो ये हमें याद रखना। उसके बाद क्या है? पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा। उसके बाद कौन सा है? बृहद जल विद्युत योजना। ठीक है, उसके बाद लघु। उसके बाद कौन सा है? आपका बायोमास। ठीक है, ये याद रख लेना है मैचिंग में। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में अग्रणी राज्य। तो अब यहाँ पर देखो, नवीकरणीय ऊर्जा में रिन्यूएबल एनर्जी में जो है क्षमता, ठीक है, क्षमता में अग्रणी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो ये है आपका राजस्थान। तो सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो याद रखना है, ऐसे मैच करना है। तो सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद गुजरात, उसके बाद तमिलनाडु, फिर आपका कर्नाटक। ठीक है, तो ये भी क्रम याद रखना है। कौन सा? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, समझ गए? चलो, नाउ अक्टूबर मंथ में मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट रिलीज किया गया है। देखिए दोस्तों, इसमें दो चीज़ होती है। दो चीज़ क्या होती है? एक होती है फिजिकल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है जी, फिजिकल पॉलिसी क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई रिलीज करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आरबीआई की बात कर रहे हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं। देखो, तो क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट रिलीज किया गया है। ठीक है, स्टेटमेंट रिलीज किया गया है। अब इसमें क्या चीज़ है? सही है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, CRR और SLR दोनों जो है, एक तो CRR कितनी है? 4.5 और SLR, ठीक है, वो है 18%। तो बस इतना याद रखना है। बाकी ये जो क्या होते हैं वो मैं वही देखो, वो आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ाया जाएगा और शायद आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें कितनी हैं। और इसके वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक GDP दर जो है कितनी? 7.2 अनुमानित है। तो 24-25 के लिए इसके अकॉर्डिंग, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो 24-25 के लिए GDP, ठीक है, GDP रहेगी, वो कितनी रहेगी? 7.2 अनुमानित है। ठीक है जी, चलो अब आते हैं अखिल भारतीय ग्रामीण याद रखना, ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण। ठीक है, इसको कौन लॉन्च करता है? नाबार्ड। अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण, इसे बोलते हैं नाफिस। ठीक है जी, नाफिस को कौन लॉन्च करता है? एन से याद रखो, नाबार्ड। ठीक है जी, नाबार्ड। चलो, ये क्या है? एक सर्वेक्षण है। यह सर्वेक्षण 1 लाख ग्रामीण परिवारों के आर्थिक एवं वित्तीय सूचकों पर आधारित प्राथमिक जानकारी प्रदान करता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? सीधी सीधी बात, 1 लाख ग्रामीण परिवारों के ऊपर है। ठीक है, उनके आर्थिक और वित्तीय सूचकों पर आधारित है और प्राथमिक जानकारी उनके ग्रामीण के बारे में, ग्रामीण परिवारों के बारे में ये देता है। अब इसने क्या फाइंडिंग्स दी हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो मेरे को लग रहा है। बाकी मैं PDF आपको दे दूंगा, तो उसमें जाके पढ़ लेना जो लगे। वैसे मुझे नहीं लग रहा है, जो मैं बता रहा हूँ बस वही पढ़ना है। रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्षों में, ठीक है, 5 वर्षों में ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय, ठीक, आय में 57.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो पिछले 5 सालों से 57.6% की क्या है? इंक्रीज हुआ है, वृद्धि हुई है। ठीक है जी, और यह वर्ष क्या है? 16-17 के 8,059 रुपये से बढ़कर 21-22 में कितना हो गया? 12,698 रुपये हो गई। ठीक है, जो इनकम जो है पहले 6,000 थी, 8,059 रुपये थी, अब कितनी है? 12,658 रुपये हो गई। ठीक है जी,
चलो चलो आगे देख लेते हैं। अब यहाँ तक वित्तीय वर्ष के आधार पर इस अवधि में वार्षिक औसत सकल उत्पाद वृद्धि 9% रही। तो जीडीपी जो एनुअल जीडीपी रही, ठीक है, वो कितनी रही? 9% रही इन वर्षों में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, कृषक परिवारों की कमाई थोड़ी बेहतर रही गैर कृषक परिवारों से। जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषक परिवार है उनकी कमाई 13,651 रही, और जो गैर कृषक परिवार हैं उनकी 11,468 रुपये रही, 38 रुपये रही, ठीक है। तो ये पूछ लेता है कभी कभी कि कृषक परिवार की ज़्यादा रही, नहीं, तो कृषक परिवार की ज़्यादा रही गैर कृषक परिवार से, ठीक है। तो सरकारी या निजी क्षेत्र में वेतन आधारित रोजगार जिनकी सैलरी मिलती है, सभी परिवारों की आय का सबसे बड़ा स्रोत रहा। तो अगर मैं बात करूं ग्रामीण क्षेत्र में, तो सबसे ज़्यादा जो सरकारी या फिर निजी क्षेत्र में जिनकी इनकम होती है, जो मंथली सैलरी होती है, उनकी सबसे ज़्यादा जो रही स्रोत जो रहा वो सबसे ज़्यादा रहा, ठीक है। जो कि कुल आय का कितना 37% रहा, 37% कुल आय का। जबकि कृषक परिवार जो हैं उनके लिए खेती कल्टीवेशन का आय का स्रोत सबसे ज़्यादा रहा, मुख्य रहा। उनकी मासिक आय का लगभग कितना 1/3 1/3, ठीक है जी। चलो इंपॉर्टेंट था, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। पढ़ो तो पढ़ लेना, बाकी इतना जरूरी है। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है, 11 राज्यों में 70% या उससे अधिक परिवारों ने बचत की। तो सबसे ज़्यादा बचत जो किन्होंने की, सबसे ज़्यादा उत्तराखंड ने 93% बचत, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये क्या है बचत के मामले में, ये तीनों राज्य हैं। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तो याद रखना उत्तराखंड यूपी, फिर झारखंड, ठीक है। ये है, बस सिंपल हो गया, फिनिश। अच्छा, क्या है मुद्रक नीति समिति, ठीक है जी। तो यहाँ पर आरबीआई केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा, ये इतना याद इनकी जरूरत नहीं है। तो मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई की, ठीक है, ये है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पुनर्गठन किया गया। इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, देखा है इसमें मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन होता है, ये थोड़ा याद रखना। एक होता है इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई गवर्नर, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये देख लेना एक बार, ठीक है। तो इसमें जो आरबीआई के गवर्नर क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। फिर उसके बाद उप गवर्नर यानी कि आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। मौद्रिक नीति प्रभारी पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। फिर केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किए जाने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी जो पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है, ये भी सदस्य होते हैं, ये भी सदस्य होते हैं। तो इनका अध्यक्ष, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, गवर्नर। उसके बाद जो सदस्य होते हैं, एक तो आपका आरबीआई के उप गवर्नर सदस्य होते हैं, और एक जो होते हैं केंद्र बोर्ड द्वारा नामित किए जाने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी होते हैं, ठीक है जी। और एक चीज देखते हैं इसमें क्या है। तो एक चीज है कि प्रोफेसर राम सिंह निर्देशक हैं, ठीक है, जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के दिल्ली विश्वविद्यालय, ये सदस्य हैं, ठीक है। सौगत भट्टाचार्य, ये भी अर्थशास्त्री हैं, ये भी सदस्य हैं। डॉक्टर नागेश कुमार ये भी आपके सदस्य हैं, ठीक है। ये नाम तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, याद ये रखना, 6 सदस्य होते हैं। इनमें से 3 सदस्य आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 सदस्य होते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, ठीक है। तो ये जो है ये केंद्र सरकार की तरफ से हैं, ठीक है। और ये 3 हैं जो ऊपर के, ठीक है, जो जिसमें से आरबीआई गवर्नर और यहाँ पर रिजर्व बैंक के उप गवर्नर और केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किए जाने वाले रिजर्व बैंक के अधिकारी, ये होते हैं आपके आरबीआई के द्वारा, ठीक है जी। समझ में आ गई। तो 6 सदस्य होते हैं मौद्रिक नीति समिति में, बस इतना इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं।
यहाँ पर है भारतीय स्टेट बैंक क्या है, वर्ष 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। तो एसबीआई जो है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक 2024 के लिए जो है नॉमिनेट, यानी कि इसने जो है वर्ष 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है आज एसबीआई। तो इसमें क्या है, ग्लोबल फाइनेंस, ठीक है जी, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को वर्ष कौन सी किसने घोषित किया है, ग्लोबल फाइनेंस बैंक, ठीक है जी, ग्लोबल फाइनेंस बैंक के द्वारा, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा एसबीआई को वर्ष 2024 के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, इतना समझ लो, समझ भाई। मैगजीन द्वारा स्टेट बैंक को यह मान्यता वॉशिंगटन डीसी में आयोजित 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान की गई। तो कहाँ पर 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार, तो किसने जीता, जो है एसबीआई ने 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार वॉशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ था, वहाँ पर यह एसबीआई को मान्यता मिली। यह पुरस्कार एसबीआई के अध्यक्ष CS सेठी को असाधारण सेवाएं प्रदान करने तथा उनके ग्राहकों पर विश्वास जीतकर देश भर में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए मिला है। ठीक है जी, तो एसबीआई के किन का अध्यक्ष जो है कौन है, CS सेठी, ठीक है, उनको मिला है। समझ आई। चलो, आंकड़ों के अनुसार क्या है, चीन के बैंक सबसे बड़े बैंक बने हुए हैं, चीन के जो बैंक्स हैं वो सबसे बड़े बैंक बने हुए हैं, जिसमें से क्या नाम है आपका, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, इंडस्ट्रियल एंड ICBC जो है शीर्ष पर है। तो सबसे ऊंचा जो सबसे बड़ा बैंक जो है, सबसे बड़ा बैंक जो है वर्ल्ड में आपका इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, जिसकी संपत्ति कितनी है, 6.2 ट्रिलियन US डॉलर, कितनी, 6.2 ट्रिलियन US डॉलर। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस सूची में 49 पर है। तो इंपॉर्टेंट बस हमारे लिए इतना है, 49 जो है एसबीआई है शीर्ष 50 में है बस। चलो, डिजिटल इंडिया क्या है, डिजिटल इंडिया सामान्य सेवा केंद्र परियोजना, डिजिटल इंडिया सामान्य सेवा परियोजना, ये इसका क्या है, देखो ग्रामीण भारत में याद रखना, यहाँ ग्रामीण भारत में डिजिटल कार्य प्रणाली, जो डिजिटल इकोसिस्टम है, डिजिटल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में, समझ आ रही है, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें डिजिटल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने तथा यह सुनिश्चित करने की डिजिटल सेवाओं का लाभ जो है प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया सामान्य सेवा केंद्र परियोजना की शुरुआत की गई। समझ में आ गई। ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही ये भी सुनिश्चित करने के लिए कि जो डिजिटल सेवाएं हैं, जो सेवाएं हैं वो प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही है नहीं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT मंत्रालय, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने, भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया सामान्य सेवा केंद्र की परियोजना को शुरुआत की। ठीक है, समझ में आ गई। इस परियोजना की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और गोरखपुर जिले से की गई। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश और की जाएगी, तो कहाँ से की जाएगी, याद रखना है हमें, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और गोरखपुर जिले से की जाएगी। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पे एग्जाम है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में ये पता होना चाहिए कि डिजिटल इंडिया सामान्य सेवा केंद्र जो है सबसे पहले कहाँ शुरुआत की जाएगी, पीलीभीत और गोरखपुर। ठीक है जी। इस परियोजना के माध्यम से देश के, मतलब पूरी कंट्री के 10 जिलों की लगभग सभी ग्राम पंचायतों में यह मॉडल, एक मॉडल DICS केंद्र स्थापित किया जाएगा। समझे। तो देश भर के, जिसमें से 2 तो यूपी में ही आ जाएंगे और बच्चे 8 पूरे ऑल इंडिया में आएंगे, ऑल इंडिया में आएंगे। ठीक है जी। तो देश भर के 10 जिले पकड़े जाएंगे। कितने? 10 जिले पकड़े जाएंगे पूरे इंडिया में, 10 जिले पकड़े जाएंगे, 10 जिले। उसमें से 400
4,740 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कितने? 10 जिलों में देश भर के 4,740 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है जी। अब 10 जिले कौन कौन से होंगे वो भी हमें पता होने चाहिए। तो 10 जिले जहां पर ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे, दो तो आपको पता लग गई, कौन सा? पीलीभीत और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, तो 2 जिले यहां पता लग गई। अब हमें 8 और देखनी है। तो 8 कौन कौन से हैं? छत्रपति संभाजी नगर, पुराना औरंगाबाद महाराष्ट्र में, चंबा हिमाचल प्रदेश में, चंबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी, चंबा डिस्ट्रिक्ट, खम्ब, ठीक है, खम्ब तेलंगाना में, गांधीनगर गुजरात, ममित मिजोरम, ठीक है जी, ममित मिजोरम, जोधपुर राजस्थान, लेह लद्दाख, पुडुचेरी आपका पुडुचेरी में। तो कितने हो गए? 2 ये हो गए, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये ठीक है जी, 8 ही हो गए, तो ये एक ही माना गया है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 जिलों में इसको घोषित किया गया है। ठीक है जी। चलो अब अगला देख लेते हैं। ठीक है जी। तो देश भर के 10 जिलों में घोषित किया गया है। अच्छा, इन केंद्रों का कार्यान्वयन और तकनीकी निगरानी की जाएगी, उसका प्रबंधन CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाएगी। CSC ई गवर्नेंस, ठीक है, ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के द्वारा की जाएगी। ठीक है। भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान, भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2021-22, तो इसको जारी किया गया है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान श्रृंखला का 9वां संस्करण है, जिसे नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्सेज सेंटर द्वारा तैयार किया गया। ठीक है। किसने लॉन्च किया? किसने बनाया? ठीक है, तैयार किया गया वो है नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, जिसे हिंदी में तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र। इसने तैयार किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान को। ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा का यह अनुमान विश्व स्वास्थ्य यानी कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित स्वास्थ्य लेखा प्रणाली 2011 स्वास्थ्य लेखा प्रणाली 2011 के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानक के आधार पर एक लेखा ढांचा का उपयोग करके तैयार किया गया। तो एक तरह से ये कह सकते हो कि ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा जो है अनुमान जो है वो आपका WHO के गाइडलाइंस पे है। WHO के पूरी जो भी गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड्स हैं, उसके ऊपर बनाया गया है। ठीक है। तो ठीक है जी। तो 2024 यानी कि सितंबर 2024 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ना नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टीमेट फॉर इंडिया, ठीक है, इससे उसने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। ठीक है, कुछ आंकड़े जारी किए हैं। अब इस आंकड़ों को हम थोड़ा समझेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं आता है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन में ऑप्शन के रूप में फ्रेम किया जाता है, तो हमें थोड़ा समझना है चीज़ में। ठीक है। तो 21-22 के संदर्भ में बात करूं तो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर है, कुल स्वास्थ्य व्यय जो है में आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 में के 62 यानी कि 62.6% से घटकर 39.4% रह गई है। तो एक बात होती है, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना होता है, मतलब हमारी जेब में जितना पैसा है उससे ज़्यादा हमें पैसा स्वास्थ्य पर लगाना पड़ रहा है। समझ रहे हो? तो जितना हमारी जेब में पैसा था पहले, यानी कि 14-15 में जितना पैसा था उससे 62.6% ज़्यादा हमें पैसा अपनी जेब से लगाना, जेब से बाहर से लगाना पड़ता था, कभी कर्ज लेके या कुछ और। ठीक है।
तो पहले 62% 62 पॉइंट यानी कि 100 रुपये आपकी जेब में है तो आपको 162 रुपये, कितने 162.6 रुपये जो है वो लगाने पड़ते थे स्वास्थ्य में। मतलब 100 रुपये तो आप कमा रहे हो तो 62 रुपये आपको अलग से लगाना पड़ रहे थे, समझ रहे हो। लेकिन वो घटकर अब क्या हो गया 21-22 में केवल और केवल 39.4 रुपये रह गए, समझ रहे हो। तो पहले आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर 62% था, अब 39% रह गया, ठीक है, ये याद रखना है। तो कम हो गया, बस इतना याद रखना है कि कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है जी, डिक्रीज हो गया, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो गया। अब क्या है, दूसरी चीज़ क्या है कि इस अवधि के दौरान कुल सकल यानी कि जो जीडीपी था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी था, सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी जो कि 1.13% से बढ़कर कितनी हो गई 1.13 से बढ़कर कितनी हो गई है बाद में 1.84। समझ रहे हो क्या मतलब है इसका। तो जीडीपी के परसेंट के अकॉर्डिंग पहले कितना खर्च होता था, जो गवर्नमेंट स्वास्थ्य पर खर्च करती थी 1.13%, अब कर रही है 1.84%। तो जो गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है, खर्च करने की हिस्सेदारी है, वो बढ़ गई है पहले से। ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पर आपका पॉकेट आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा तो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट का एक तरह से जीडीपी का 1.84% जो है वो खर्च कर रही है स्वास्थ्य पर, समझ में आई। पहले करती थी 1.13% खर्च करती थी, ठीक है जी। तो पहले कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी हिस्सा क्या था, पहले था वो 29% था 14-15 में, अब 21-22 में 48% हो गया है, तो ये भी बढ़ गया है, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। तो वर्ष 21-22 के लिए देश में कुल स्वास्थ्य व्यय टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है इतने रुपए है, तो इसको ये याद नहीं रखना है कितने रुपए है, लेकिन जीडीपी का कितना है 3.83% है, ठीक है, इतना याद रखना है बस। चलो अब कृषि से रिलेटेड थोड़ा पढ़ लेते हैं, कृषि से रिलेटेड पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी, तो इसमें क्या है, बेसिक एनुअल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2024 है, उसको लॉन्च किया है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने, ठीक है, भारत सरकार ने। किस दिन लॉन्च किया है, भारतीय राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के दिन। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो नेशनल मिल्क डे, ठीक है, वो मनाया जाता है आपका 26 नवंबर 2024 को। तो 26 नवंबर 2024 को नेशनल मिल्क डे, ठीक है, याद रखना है। तो बेसिक एनुअल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स जो है वो लॉन्च किया है आपका मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय ने, ठीक है। अब इसमें क्या लॉन्च किया है, 23-24 के दौरान देश में कुल दुग्ध उत्पादन जो है 239.30 मिलियन टन अनुमानित है। तो इतना याद जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा रखना है, 239 मिलियन टन है, ठीक है, 239 मिलियन टन जो है 23-24 के लिए अनुमानित है, जो कि पिछले 10 वर्षों में 5.62% अधिक है, ठीक है। तो यहाँ हो गया, कितनी वृद्धि हुई है, 3.78% वृद्धि हुई है। अब एक बात बताओ, FAO के अकॉर्डिंग क्या है, कुल दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में कितना है, पहला देश है। तो पहला देश कौन सा है दुग्ध उत्पादन में, इंडिया है। तो वैश्विक दुग्ध उत्पादन का 25% उत्पाद जो है भारत करता है, पूरे वर्ल्ड का जो दूध है वो 25% इंडिया करता है, ठीक है जी, समझे। वर्ष 23-24 के दौरान देश में दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 471 ग्राम प्रतिदिन है। तो देश में कितनी पर कैपिटा दूध की जो सप्लाई है,
ठीक है, उपलब्धता है वो है 471। मतलब अगर एक बंदे पे, एक व्यक्ति पर 471 ग्राम प्रतिदिन मिलेगा आपको। अगर मैं बांटूं, पूरा जो दूध का उत्पादन हो रहा है वो अगर एक एक व्यक्ति को बांटा जाए तो 471 ग्राम प्रतिदिन एक एक व्यक्ति को मिल जाएगा। अच्छा, दुग्ध उत्पादन के 5 राज्य बता दो। सबसे हाईएस्ट में है उत्तर प्रदेश, ठीक है, सबसे पहला, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर है महाराष्ट्र। तो याद रखना, यूपी सबसे पहले है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, ठीक है जी, फिर है गुजरात, ठीक है, गुजरात, फिर है महाराष्ट्र। बस इतना हमें याद रखना है, मैं समझ गए। तो उत्तर प्रदेश सबसे पहले में है, यही पूछना है, उत्तर प्रदेश क्या है सबसे पहले नाम पे है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। एफएओ के अकॉर्डिंग अंडा उत्पादन में भारत विश्व में कितने, दूसरे स्थान पर है। एग के मामले में जो है इंडिया की सेकंड रैंक है। क्या है, सेकंड रैंक, ठीक है जी, इंडिया की सेकंड रैंक है। तो अंडे के मामले में 5 राज्य कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा जो अंडा का उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में, तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल, फिर कर्नाटक में। तो ये भी याद रखना है, सबसे अंडा उत्पादन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दूसरा से तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ठीक है। एफओ के अकॉर्डिंग कुल मांस जो है, कुल मांस उत्पादन के मामले में भारत के विश्व में चीन, यूएसए, ब्राज़ील और रूस के बाद 5वें स्थान पर है। तो यहाँ पर ये भी याद रखना, इंडिया कौन से मांस के उत्पादन में कितना, कौन से स्थान पे है, 5वें स्थान पर, 5th स्थान पर, 5th प्लेस पर है। दूध के उत्पादन, दूध के मामले में पहले पे, ठीक है जी, दूध के मामले में पहले पे था, अंडे के मामले सेकंड में था। यहाँ देखो, अंडे के मामले में कितना था, सेकंड में था, और मांस के मामले में 5वें नंबर पे है, ठीक है, समझ में आ गई। तो सबसे पहले नंबर पे चीन है, फिर यूएसए है, ब्राज़ील और फिर रूस, ठीक है, ये आपके आ गए 4, 5वें नंबर पे इंडिया। इसमें अगर मांस के मामले में सबसे पहले नंबर पे कौन सा है, पश्चिम बंगाल, दूध के उत्पादन के मामले में यूपी था, और अंडा के मामले में आंध्र प्रदेश था। ये हमें रिकॉल करते रहना, समझ में आ गई। तो यहाँ पर कौन सा है, मांस के मामले में पश्चिम बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश है सेकंड पे। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश कौन से सेकंड नंबर पे है, कितने पे, सेकंड नंबर पे। महाराष्ट्र थर्ड पे, तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है जी, समझ गए। अच्छा, ऊन उत्पादन के 5 राज्य मैं बात करूँ तो 5 सबसे ज़्यादा ऊन कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है, भेड़ ज़्यादा पाई जाती है तो यहाँ समझ लो राजस्थान में, फिर जम्मू कश्मीर में, गुजरात और महाराष्ट्र में। तो याद रखना कि ऊन के उत्पादन में सबसे ज़्यादा क्या है, राजस्थान, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। हो गई, निपट गए, कोई दिक्कत, चलो। अब यहाँ देखो, खरीफ फसलों के प्रथम अग्रिम अनुमान, ठीक है जी, अग्रिम अनुमान। अब खरीफ और राबी, खरीफ और राबी क्या होती है, खरीफ फसल और राबी फसल। राबी मतलब गर्मी, क्या होता है, रबी मतलब क्या होता है, खरीफ और राबी। एक बात बताओ, राबी मतलब क्या होता है। रबी क्या है, सूरज को कहते हैं, किसको कहते हैं, सूरज को। सूरज क्या है, गर्मी, गर्मी है, गर्मी। अब गर्मी कब होती है, ये जो गर्मी में जो कटती हैं वो रबी फसल होती हैं। जो गर्मी में कटेंगी वो रबी फसल होंगी। तो जैसे गेहूँ, गेहूँ अगर कट रहा है तो क्या है, वो रबी फसल। अब यहाँ खरीफ, उसके उल्टा कर दो, जो सर्दियों में कट रही हैं, ठीक है, सर्दी में कट रही हैं, जैसे धान, ठीक है, ये आपकी खरीफ फसल होंगी, ठीक है जी। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं जो धान वगैरह की, बस जो गर्मी सर्दियों में कट रही, जो इस टाइम कटी होंगी, उनके बारे में बात कर रहे हैं। कौन किसने लॉन्च की है, ये कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय ने, ठीक है जी, कृषि एवं विकास मंत्रालय ने लॉन्च की है, केवल खरीफ फसल के लिए, ठीक है जी, केवल खरीफ फसल के लिए। तो खरीफ फसल जो है कितनी है, 1647 लाख मीट्रिक टन है, अनुमानित है 24-25 के लिए 1647 लाख मीट्रिक टन, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो खरीफ के बारे में देखो, मैं बता रहा हूँ क्या क्या, चावल, ज्वार, मक्का, ये हैं क्या है, खरीफ फसलें हैं।
खरीफ फसल चावल का उत्पादन 1199 मीट्रिक टन सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, चलो मक्का का उत्पादन हुआ है 245 मीट्रिक टन। ठीक है, अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैंने को जो बताना था बस वही इम्पोर्टेंट है, बाकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देख लेते हैं दूसरा, यहाँ देखते हैं क्या है। देखो अब रावी फसल, अब रावी मैंने बताया था कि जो गर्मी में कटती हैं। तो एक चीज़ और है कि मैंने बताया था इकोनॉमिक एस्टिमेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स कौन करते हैं इसको? प्रधानमंत्री चेयर करते हैं, पीएम चेयर करते हैं। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं इसका एस्टिमेट क्या है, एमएसपी क्या है। जो आने वाली जो गेहूं की फसल है, देखो एमएसपी कब दी जाती है? जब फसल शुरुआत होने से पहले ही एमएसपी को हमें जो गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे मान लो अब जो है रावी फसलें लगेंगी। ठीक है, रावी फसलें लगेंगी। अब उनका क्या है, आपका बोने से पहले, बुवाई से पहले ही जो है इसका एमएसपी जो है वो निर्धारित किया जाएगा। तो इस बार का एमएसपी क्या है? तो गेहूं के लिए, ठीक है, एमएसपी क्या है? यहाँ देखो 25-26 के लिए एस्टिमेट एमएसपी जो है, ठीक है, वो है 2425 रुपये। ठीक है, और पिछले साल जो 24-25 के लिए था वो था 2275 रुपये। जौ के लिए तो 980 रुपये, फिर 1980 रुपये, ये था 1850। सही है, 5440 रुपये चना के लिए और 5650 रुपये। तो हमें इंपॉर्टेंट बस इतना याद रखना है कि गेहूं के लिए कितना है, 2450 रुपये एमएसपी है। 2450 लिए एमएसपी है। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बस इतना है, मिनिमम इतने पे तो बिकेगा, इससे ज़्यादा तो कितना भी बिक सकता है। तो ये मत सोचना कि मैक्सिमम है, नहीं, ये मिनिमम है। ठीक है, चलो भाई, ओके, क्लियर यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड, ठीक है, ये है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल या फिर ऑयल सीड्स, NMEO ऑयल सीड्स। ठीक है, ये मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस मिशन की शुरुआत की गई, मंजूरी दी गई। ठीक है जी। अब इसका क्या है, घरेलू तिलहन, जो तिलहन है, उत्पादन को बढ़ावा देना और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता, यानी कि आत्मनिर्भर भारत को हासिल करने के उद्देश्य से यह ऐतिहासिक पहल है। तो किस लिए क्या है ये? ऑयल सीड्स को बढ़ावा देना एक तरह से, ठीक है, तेल को बढ़ावा देना, खाने वाला तेल है उसको बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत को बनाना, इसका उद्देश्य है। ठीक है जी। यह वर्ष 24-25 वर्ष से 30-31 तक की 7 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। तो ये 7 वर्ष की अवधि में लागू किया जाएगा, 24 से लेकर 30 तक। याद रखना, 2024-25 से लेकर 30-31 तक ये चलेगा, तो 7 साल चलेगा। ये हमें याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है ये जो है स्कीम कब से कब तक चलेगी, तो 24-25 से लेकर 30-31 तक चलेगी, 7 साल तक। इसके माध्यम से इस राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन यानी कि तिलहन मिशन के माध्यम से रैपिड सीड्स जैसे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी प्रमुख प्राथमिक तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो किस लिए? जो तिलहन फसलें हैं, कौन कौन सी? रेपसीड, सरसों, मूंगफली, ठीक है, सोयाबीन हो गया, सूरजमुखी, तिल जैसी प्राथमिक तिलहन फसलें हैं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा कि खाली इसको ही बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, साथ ही साथ यह मिशन कपास के बीज, ठीक है, कपास के बीज, चावल की भूसी, जो चावल की भूसी देखी होगी उसके तथा
जनित तेलों, ठीक है, चावल की भूसी का तेल, चावल की भूसी, ठीक है, और वृक्ष से जो तेल निकलता है उस जैसे द्वितीयक स्रोतों को से संग्रह, ठीक है, से संग्रह और निष्कर्षण दक्षता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित होगा। ठीक है जी। तो अगर कोई पूछे कि खाली क्या क्या ऑयल सीड्स के लिए है, नहीं जी, ये कपास के बीज के लिए भी है, चावल की भूसी के लिए भी है, वृक्ष जनित तेलों के लिए भी है, जो कि सेकेंडरी स्रोत हैं, सेकेंडरी सोर्सेस हैं, ठीक है, उनको बढ़ावा देने के लिए भी है। ठीक है। इसका मिशन का लक्ष्य क्या है? इस मिशन का लक्ष्य है प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन, यानी कि मिलियन टन 22-23 को बढ़ाकर 69 मिलियन टन जो है करना है। कितना? 30-31 तक 69.7 मिलियन टन जो है वो करना है। सही है। चलो आगे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। यह देखिए गुणवत्ता बीजों के समय पर उपलब्धता, मतलब बीज जो है वो सही तरह से सही वाले और सही टाइम पे उपलब्ध हों, उसको सुनिश्चित करने के लिए एक पोर्टल, एक मिशन है जिसका नाम है साथी पोर्टल। ठीक है। माध्यम से ऑनलाइन 5 वर्षीय बीज योजना प्रारंभ की जाएगा। ठीक है, आरंभ की जाएगा। क्या किया जाएगा कि मतलब साथी पोर्टल पर के द्वारा 5 वर्षीय बीज योजना प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें क्या होगा, आपकी गुणवत्ता वाले बीज मिलेंगे और आपको सुनिश्चित किया जाएगा कि जो बीज है उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। उसके लिए क्या है, साथी पोर्टल। तो उद्देश्य बता दिया मैंने आपको। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। अब उद्योग क्षेत्र में बात करता हूं। मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री सशक्तिकरण योजना, ये किसने लॉन्च की? ये आपने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। ठीक है। स्कीम फॉर स्ट्रेंथिंग द मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री, तो जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनकी इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है जी, इतना समझ में आ गई। अच्छा, भारत में चिकित्सा उपकरण का बाजार लगभग 14 बिलियन यूएस डॉलर है। जो 2030 तक इसको 30 बिलियन यूएस डॉलर बढ़ाने की उम्मीद है। तो इस टाइम 14 है, इसको डबल करने की उम्मीद है। ठीक है। इस डिवाइस इंडस्ट्रियल सशक्तिकरण योजना को पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 5 उप योजनाएं शामिल हैं। ठीक है, 5 उप योजनाएं शामिल हैं। तो कौन कौन सी हैं? चिकित्सा उपकरण समूह हेतु सामान्य सुविधाएं, दूसरा आयात निर्भरता कम करने हेतु सीमांत निवेश योजनाएं, चिकित्सा उपकरण हेतु, ठीक है, ये चिकित्सा उपकरण के लिए आत्मनिर्भर आयात, ठीक, आयात निर्भरता कम करने के लिए एक सीमांत निवेश योजना है। फिर है चिकित्सा उपकरण हेतु क्षमता निर्माण और कौशल विकास योजना। ठीक है, ये है। और अगली जो है चौथी है चिकित्सा उपकरण नैदानिक अध्ययन सहायता योजना। फिर है चिकित्सा उपकरण प्रोत्साहन योजना। ठीक है, ये 5 योजनाएं हैं जो सब योजनाएं इसके तहत आती हैं। बस इतना ज़्यादा याद नहीं सोचना है, बट इतना ही समझ लो। अब इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे बोलते हैं HAL को क्या है, महारत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आता है, महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो ये है 14वां महारत्न जो है, इसको घोषित किया गया है। किसको? HAL। वित्त मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वां यानी कि 14th महारत्न कंपनी घोषित की गई है। ठीक है जी। और 2023 यानी कि 2023 में, पिछले साल क्या था, इंडियन ऑयल लिमिटेड OIL को क्या है 13th महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था।
अब इसका अगर मैं कहूँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की बात करूँ तो इसका जो कंपनी का स्थापना की गई वो एज अ हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। तो सबसे पहले इसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। ठीक है, किसने करी इसको? इसने सेठ वालचंद हीरालाल जो है उन्होंने इसकी स्थापना करी उस टाइम, जो कि तत्कालीन मैसूर सरकार के साथ मिलकर बेंगलोर, यानी कि जो अब बेंगलुरु है, बेंगलोर के साथ में, मैसूर के साथ में मिलकर इस कंपनी की शुरुआत करी 1940 में। इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। इस कंपनी का उद्देश्य था कि घरेलू स्तर पर विमान बनाना। ठीक है, 1951 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गई। तो 1951 में भारत सरकार ने अपने अंडर में ले ली इस कंपनी को। 1963 में एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड को लाइसेंस के तहत MiG-21 विमान का निर्माण करने हेतु भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में शामिल किया गया। तो अगर मैं बात करूं 1963 में MiG-21 जो है वो इसी कंपनी ने बनाए थे। इसके कारखाने नासिक और उड़ीसा, नासिक महाराष्ट्र और कोरापुर जो है उड़ीसा में, वहां पर स्थापित किए गए। 1964 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड और एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड को, इन दोनों को विलय करके, इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को कंबाइन करके एक अलग से कंपनी बना दी जिसका नाम था हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो इस टाइम प्रेजेंटली HAL, जिसका काम क्या है? मुख्य काम है आपका एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, इंजन से संबंधित प्रणालियों आदि डिजाइन करना, विकास करना, निर्माण करना और उनका मरम्मत करना। समझे? तो अब ये है 14 महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं, ये भी हमें जरूरी है जानना। तो 14 सबसे पहला है आपकी BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL कोल, जैसे CIL कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, NTPC हो गया आपका। फिर आपकी आ जाती है, ये देखिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड REC लिमिटेड। फिर ये जो है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये हो गई आपकी 14 महारत्न। तो ठीक है, 14 महारत्न कंपनियां समझ में आ गई, 14 महारत्न कंपनियां। तो हमें इतना इंपॉर्टेंट याद रखना, लास्ट की 2 या 3। तो सबसे पहले जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उससे पहले HAL, फिर REC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये थोड़ा याद रख लेना। अगला है PME ड्राइव योजना। तो 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में बिजली आधारित, क्या है, बिजली आधारित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से, तो बिजली आधारित परिवहन होना चाहिए, यानी कि ई-व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए PME ड्राइव लॉन्च की, जिसका फुल फॉर्म है PM इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट। क्या है इसकी फुल फॉर्म? PM इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट। ठीक है जी, की योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना की शुरुआत जो है उद्योग मंत्रालय, भारी हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है उसने शुरुआत करी, भारी उद्योग मंत्रालय ने शुरुआत की। यह योजना 2 वर्षों के लिए, यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। कितने? 2 साल के लिए इसे लागू किया गया है, 24 से 26। ठीक है जी। इसका लक्ष्य क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना
आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचों का विकास करना तथा पूरे देश में मजबूत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल विनिर्माण तंत्र को स्थापित करना। तो इसका यही है कि इलेक्ट्रॉनिक ईवीज को बढ़ावा देना, बुनियादी जो चार्जिंग फैसिलिटीज़ है उसको बढ़ावा देना, और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। ठीक है, ये सब इसका उद्देश्य है। चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फेम एक स्कीम आई थी 2015 में, वो भी इसी से रिलेटेड थी, आपकी ई व्हीकल से। तो इतना याद रखना, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, 2015 में आई थी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम। जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम को भी देख लेते हैं। एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है IMF वो लॉन्च करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लॉन्च करता है। कौन लॉन्च करता है? IMF लॉन्च करता है। क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, तो इस बार का जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो है पॉलिसी पाइवट राइजिंग थ्रेट्स। क्या है? पॉलिसी पाइवट राइजिंग थ्रेट। बस एक बार याद करना है। अब इसने जो है उसने GDP जो है अनुमान लगाई है। तो विश्व की जो GDP है वो 2025 के लिए अनुमान की गई है 3.2, 2024 के लिए 3.3। तो 3.2 3.2 दोनों जो है विश्व के लिए कितनी है? 3.2 अनुमान की गई है, जो कि 2023 में 3.3 थी। अब इंडिया की देख लेते हैं। इंडिया की 6.5 2025 के लिए, 2024 के लिए 7 और 2023 के लिए 3.2, 8.2 जो है वो अनुमानित की गई है। तो बस इतना याद रखना है कि भारत के लिए जो है 6.5 करी गई है 2025 के लिए, 2024 के लिए 7 और 2023 के लिए 8.2। ठीक है जी, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगला है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट को WWF जो है रिलीज करता है। कौन करता है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट को WWF जो है रिलीज करता है। इसके तहत एक लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के तहत ही एक इंडेक्स जारी होती है जिसे बोलते हैं लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। क्या नाम है? लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। ठीक है जी, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। ये देखो लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, उसको दो चीज़ें, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन और WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये जो है प्लस जियोलॉजिकल सर्वे सोसाइटी ऑफ लंदन। ठीक है, ये दोनों लॉन्च करते हैं लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। ठीक है, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। इस वर्ष का जो रिपोर्ट का शीर्षक है वो है अ सिस्टम इन पेरिल, संकट में एक प्रणाली। संकट में एक प्रणाली इसका शीर्षक है। अच्छा, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है वो वैश्विक वन्य जीवों के संकट की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। तो वैश्विक जो वर्ल्ड में जितने भी वन्य जीव हैं, उनके जो संकट में जो भी वन्य जीव हैं, उनकी संकट की एक स्पष्ट तस्वीर जो है वो पेश करती है। ठीक है जी। अच्छा, इसकी जो फाइंडिंग्स हैं इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है कि पिछले 50 सालों में, यानी कि 1970 से 2020 तक, 1970 से 2020 तक पिछले 50 सालों में वन्य जीवों की संख्या में 73% की चौंकाने वाली गिरावट का उल्लेख किया गया। तो यानी कि मान लो 1970 से 2020 तक, ठीक है, 73% जो है 73% गिरावट आई है। लगा लो कितनी ज़्यादा, मतलब जो है जीव, वन्य जीव जो है वो कम हो गए। वन्य जीवों में 73% की गिरावट आई है। इज़ अ ह्यूज, ठीक है, ह्यूज हो गया, बहुत ज़्यादा नंबर हो गए। 73% जो है
वन्य जीवों में गिरावट आई है। ठीक है जी। अब इस रिपोर्ट में एक भारत की भी बहुत अच्छी तारीफ की गई है। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा कि यदि दुनिया जो है भारत की उपभोग आदतों, जो भारत जैसे वो खान पान हर चीज़ में यूज़ करता है, ठीक है, वो उपभोक्ता की आदतें जो हैं, कंज्यूम करने की आदतों को अपनाते हैं। ठीक है, दुनिया अगर भारत की कंज्यूम करने की आदतों को अपनाते हैं तो वैश्विक खाद्य उत्पादन को बनाए रखने हेतु 2050 तक पृथ्वी के केवल 0.84% भाग की आवश्यकता पड़ेगी। समझ रहे हो? तो हमें अगर पृथ्वी का अगर 0.84% भाग 50 तक, खाली इतने भाग की ज़रूरत है नीड्स को पूरा करने के लिए, खाने की नीड्स को पूरा करने के लिए, तो कितनी अच्छी बारी तारीफ है कि भारत की जो कंज्यूमिंग हैबिट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। भारत, क्योंकि हम जो हैं ज़्यादातर पर्यावरण से रिलेटेड ही रखते हैं, हम साग सब्जी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पेड़ पौधों से खाना वही हम प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर हमारी कंट्री जो है वो प्रेफर करती है। डेली जो चीज़ें खाते हैं, दाल वाल, यही सब चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और अदर कंट्रीज़ क्या करती हैं, वो जैसे मांस वगैरह हैं और बहुत सारे काटते रहते हैं, तो ये ज़्यादा कंज्यूम करती हैं। तो इंडिया ऐसा नहीं है, इंडिया सबसे ज़्यादा नेचर वेस्ट जो है वो उनकी फूड हैबिट ज़्यादा है। तो इससे क्या साबित होता है कि यह मान्यता पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार वैश्विक आंदोलन में भारत को संभावित नेता के रूप में स्थापित करती है। तो एक तरह से इस चीज़ में हम जो हैं, इंडिया को एक तरह से लीडरशिप के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, तो भारत की जो पारंपरिक भारतीय आहार जो काफ़ी हद तक वनस्पति आधारित है, पर्यावरण की दृष्टि से एक टिकाऊ मॉडल के रूप में सामने आता है। यही वो मैंने बात कही। ठीक है, तो भारतीय आहार जो है संसाधन गहन और पशु उत्पाद की जगह अनाज, दालों, सब्जियों आदि पर निर्भर रहते हुए कम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है, जिसमें कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो हम जो है वो कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं, इसीलिए एक तरह से हम जो है सस्टेनेबल फूड हैबिट्स हमारी मानी जाती हैं। अगला है इजराइल जो है एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य बन गया है। तो 69वां सदस्य कौन सा है? इजराइल है। 69वां सदस्य इजराइल है, याद रखना। तो इस टाइम कितने सदस्य? 69। ठीक है, तो ये जो है 20वां गैर क्षेत्रीय सदस्य है, मतलब हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो एशिया और एशिया पैसिफिक को कवर करता है। तो ये जो है एशिया पैसिफिक से आउट आता है। ठीक है, एक चीज़ है, देखो यहाँ समझो, क्षेत्रीय सदस्य क्या होता है? क्षेत्रीय सदस्य, क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय। क्षेत्रीय ये है कि एशिया फिर पैसिफिक रीजन जो है वो, और गैर क्षेत्रीय मतलब वो जो एशिया पैसिफिक से बाहर। तो ये 20वां गैर क्षेत्रीय यानी कि एशिया पैसिफिक से बाहर का सदस्य है। तो अगर पूछे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में केवल और केवल एशिया के लोग, एशिया के ही देश जो है शामिल हो सकते हैं? नहीं, कहीं के भी एशिया पैसिफिक से आउट भी जो है वो भी पार्ट ले सकते हैं और उसका मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गई यहाँ तक। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं। 1966 में इसकी स्थापना की गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक में इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, समझ में आ गई। इसमें 69 सदस्य हैं, 69 सदस्य हैं, 49 जो है आपकी क्षेत्रीय सदस्य हैं और देश हैं, और 20 जो है गैर क्षेत्रीय सदस्य हैं। समझ में आ गई? ठीक है जी, चलो। एशिया पावर इंडेक्स, इसको लोबी इंस्टीट्यूट कौन लॉन्च करता है? लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा एशिया पावर इंडेक्स लॉन्च की गई है। एशिया पावर इंडेक्स लोबी इंस्टीट्यूट, याद कर लेना है। भारत जो है जापान को पीछे करते हुए तीसरे सबसे शक्तिशाली देश बन गया। तो एशिया पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है इंडिया जो है 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री हो गई है। 3rd
यूएस स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री हो गई है। तो सबसे पहली जो मैं बात करूँ वो है आपकी यूएसए, दूसरी चाइना, यूएसए, फिर दूसरी चाइना, फिर तीसरी इंडिया। ठीक है जी। तो 3 जो हो गई, कौन कौन सी? यूएसए, चाइना, फिर इंडिया, सबसे पावरफुल कंट्रीज। चलो यहीं पर है। अब आगे आता है आपका एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जो है रिपोर्ट लॉन्च की जाती है। कौन लॉन्च करता है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक लॉन्च करती है। बस इतना याद रख लिया। इसने भी क्या किया है, इसमें भी क्या है, जो जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी के बारे में इसने कुछ डेटा शामिल किया गया है, जिसमें विकासशील जो एशिया जो है 2023 में 5.1% रहा है जीडीपी, और 2025 का अनुमान लगाया है 4.9% जो है जीडीपी की ग्रोथ दिखाई है। ठीक है जी। 2024 में आपका 4.95 सितंबर में ले लूँ, ठीक है, अप्रैल में 4.9 और सितंबर में 5, और यहाँ पर 2025 में अप्रैल में 4.9 और यहाँ पर भी 4.9। ठीक है। अब यहाँ पर हमें भारत की देखना, भारत की कितनी दिखाई है इसमें? 7.2। तो 25 में कितनी है? 7.2 दिखाई है, 25 में 7.2 दिखाई है, और आपकी 7 दिखाई है 24 में, 24 में 7 दिखाई है, यहाँ आ गई हमारी 23 में 8.2। तो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो अच्छी है, 7.2 है। बस इतना याद रखना। ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024। तो वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2024 की एक सूची जारी की गई है, जो कि टाइम्स मैगजीन ने जारी की है। वर्ल्ड बेस्ट कंपनी, जो कंपनी दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी कौन कौन सी हैं, उनकी एक लिस्ट जारी की गई है, जो टाइम्स मैगजीन ने जारी की गई है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहली जो कंपनी है एप्पल है, यूएसए की कंपनी है, सबसे पहली जो है बेस्ट कंपनी में एप्पल है। फिर आता आयरलैंड की एक्सेंचर, ठीक है। तीसरा आता है माइक्रोसॉफ्ट, ये भी यूएसए की है। BMW ग्रुप जर्मनी, फिर आता है अमेजोन यूएसए की। तो ये 5 कंपनीज जो है टॉप की हैं। तो याद रखना बस, एप्पल जो है इज अ टॉप कंपनी इन द वर्ल्ड। ठीक है। अब इंडिया की बात सोचोगे तो इंडिया की जो है, इंडिया की 5 जो है टॉप 5 कंपनी जो शामिल हुई हैं इसमें, वो 112। HCL जो है सबसे फर्स्ट पे है इंडिया के मामले में, तो 112 रैंक आई है उसकी HCL। तो HCL इंडिया में HCL ही सबसे पहली लिस्ट जो है वो लेके आई 112 कंपनी। 111 कंपनीज हमसे आगे हैं वर्ल्ड में। तो 112 रैंक है HCL की, 119 रैंक है इन्फोसिस की, 134 रैंक है विप्रो की। ठीक है। तो HCL की जो है पहली जो है वो 112 रैंक है। अब आप सोच रहे हो रिलायंस कहाँ गई? रिलायंस की देखो, रिलायंस की इंडस्ट्रीज़ की 646 रैंक है, और अडानी ग्रुप की जो है 736 रैंक है। ठीक है। तो बस इतना याद रखना है। चलो ये हो गया हमारा आर्थिक परिदृश्य कंप्लीट। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, क्लैरिटी हो गई। देखो बहुत मेहनत लग रही है, मेरा गला भी एक तरह से दर्द होने लगता है, लेकिन क्या करें यार, जब कहा है तो करना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ यार इसको सपोर्ट जरूर करो, है ना, सपोर्ट करो प्लीज़, सपोर्ट बहुत नीडेड है। सपोर्ट करके सब्सक्राइब कर दिया करो, जो देखा करो यार, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो। आगे भी जो वीडियोस हैं अब आती रहेंगी, पूरी सीरीज़ है, करंट अफेयर्स कंप्लीट कराया जाएगा, सब्जेक्ट भी कराए जाएंगे, अकेला ही है कराने वाले। तो यार प्लीज़ सपोर्ट करो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।